हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे थे, जिसके हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके थे बेटा। आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने क्या क्या चीजें बेटा देख ली थी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था बेटा, जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करा था कि फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक में क्या चीजें बताई है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रांस की क्रांति से किस तरीके से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में एमर्ज हुआ था और नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में फैली थी। वो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करी थी। थर्ड हमने क्या पढ़ा था बेटा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म फैला। इतने सारे अलग अलग एथनिक कंपोजिशन होते हुए भी वहां पे किस तरीके से। तो हमने क्या देखा था बेटा, इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में सर्कुलेट हुई थी बेटा। किस तरीके से पूरे नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में सर्कुलेट हुई और यूरोप में किस तरीके से अलग अलग नेशन स्टेट बनते गए। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि रिवॉल्यूशंस का दौर शुरुआत हुआ था बेटा, जिसमें हमने फ्रांस को आजाद करवाया था बेटा, फ्रांस को नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया था बेटा हमने, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन में हमने कन्वर्ट किया था बेटा, बेल्जियम को हमने इंडिपेंडेंट नेशन में कन्वर्ट किया था। वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से आजाद करवाने में हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे समझे थे बेटा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 वाले कॉन्सेप्ट में। आज हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड द नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये वाला टॉपिक क्या करना है बेटा, हमें आज समझना है। तो चलिए बेटा देखते हैं कहां तक हमने पढ़ लिया था। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम क्या देखेंगे बेटा, यूरोप के अंदर ही जर्मनी भी है बेटा, इटली भी है। तो जर्मनी और इटली किस तरीके से बेटा जर्मनी और इटली बने, वो हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा समझना है। क्लियर है बेटा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी जर्मनी कैसे बना और इटली इटली कैसे बना। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। एक सवाल पूछा गया है कि आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्ट बन सकती है क्या, क्या आर्मी किसी नेशन का वास्तुकार बन सकती है क्या, यह सवाल जर्मनी के साथ पूछा गया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आफ्टर 1848 कौन सा वाला पीरियड है बेटा, जब फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग को बनाया था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। मैंने क्या बताया बेटा, 1848 के बाद नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो पूरे यूरोप में ट्रेवल कर रही थी बेटा डेमोक्रेसी के बेसिस पर। क्लियर है बेटा। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over यूरोप। और नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे, यानी कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी बेटा, वो कंजर्वेटिव्स के जरिए भी क्या की जा रही थी बेटा, मोबिलाइज की जा रही थी, ताकि स्टेट की पावर को प्रमोट किया जा सके और पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे यूरोप में क्या किया जा सके बेटा, अचीव किया जा सके। समझ पा रहे हो बेटा। नेशनल जो सेंटिमेंट्स थे, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, उसे मोबिलाइज किया जा रहा था कंजर्वेटिव्स के जरिए, ताकि प्रमोट किया जा सके बेटा राज्य की पावर को, स्टेट पावर को, और अचीव की जा सके बेटा पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑल ओवर दी यूरोप के अंदर। क्लियर बेटा। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state। और इसी के तहत हम पढ़ेंगे बेटा, इसी के तहत हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसमें जर्मनी और इटली क्या बनते हैं बेटा, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बन के निकल के आते हैं। क्लियर बेटा। चलिए समझते हैं। As you have seen, nationalist feelings वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, फ्रांस में सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से निकल के आई थी बेटा, एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में से निकल के आई थी, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस के अंदर भी लुई 16 को सप्रेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही पावर में आई थी, जिसको लीड किया था बेटा नेशनल असेंबली ने, और उसके अंदर थर्ड स्टेट के रिचर सेक्शन थे, यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। वैसा ही हमें जर्मनी में देखने को मिलता है बेटा, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो सबसे पहले कहां पे वाइड स्प्रेड हुई बेटा, जर्मन के मिडिल क्लास के लोगों में। ठीक है। हु इन 1848
tried to unite the different regions of the German Confederation। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि जर्मनी जो है पहले पूरा जर्मनी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, उसमें अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग रहे थे जो कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन और अलग अलग लैंग्वेज को क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबको यूनाइट करना भी क्या था बेटा, एक डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, सो हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो इनको यूनाइट करना भी, यानी कि इतना एथनिक कंपोजिशन होते हुए भी इन सबको यूनाइट करना भी क्या था बेटा, एक डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रेप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। और जब ये जर्मनी के सारे अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग इकट्ठे होने लगे, मिलने लगे नेशनलिज्म की फीलिंग से, तो इनको सप्रेस करने के लिए कौन आया बेटा, इनको सप्रेस करने के लिए मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर इनको दबाने के बहुत काम किए, क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता है कि उससे हाथ से उसकी पावर छीन जाए या उसके हाथ से उसकी पावर को छीन लिया जाए। तो वो क्या करते थे बेटा, वो इन लोगों को सप्रेस करना चाहते थे, कहीं ना कहीं ये भी नेशन स्टेट नहीं बन जाए। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। समझ रहे बेटा, ये जो जर्मनी के अलग अलग लोग इकट्ठे होते जा रहे थे नेशनलिज्म के नाम पे, इनको मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिन्हें जर्मनी के अंदर, सॉरी जिनको प्रूशिया के अंदर जंकर्स कहा जाता था बेटा, ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे थे और जर्मनी के लोगों को सप्रेस करना चाह रहे थे। ये जो नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। समझ रहे, मतलब खिलाफ में कुछ लोग इनके क्या हो रहे थे बेटा, खड़े हो रहे थे। समझ पा रहे हैं बेटा, तो समझते हैं। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो उसके बाद किसने जिम्मा उठाया बेटा जर्मनी के यूनिफिकेशन का, प्रूशिया ने जिम्मा उठाया। जिम्मा किसने उठाया बेटा प्रूशिया का, या हम कह सकते हैं जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए प्रूशिया ने से क्या उठाया बेटा, हम ये कह सकते हैं प्रूशिया ने क्या उठाया बेटा, जिम्मा उठाया, जिम्मेदारी उठाई प्रूशिया ने कि हाँ अब हम करेंगे जर्मनी का क्या, यूनिफिकेशन, कि जर्मनी को हम एक इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में बनाएंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर, कहां के चीफ मिनिस्टर बेटा, प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर, नाम याद रखना है बेटा आपको, ओटो वन बिस्मार्क। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम इन्होंने किसकी मदद से किया, क्या बेटा, ये चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, तो प्रूशिया की आर्मी और प्रूशिया के ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर उनके मदद लेकर इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने का काम किया। 3 वॉर्स लड़ी गई बेटा लगभग 7 सालों तक। कितनी वॉर्स लड़ी गई बेटा, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, यानी कि 7 सालों तक युद्ध लड़ा गया। किस किस से बेटा, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। और लास्ट में कौन जीता बेटा, प्रूशिया ही जीता, यानी कि ओटोमन बिस्मार्क की आर्मी ही जीती। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और जर्मनी को यूनिफाइड करने का प्रोसेस पूरी तरीके से क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 में जो प्रूशिया के राजा थे, कौन बेटा, विलियम फर्स्ट, was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। और जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, जो ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स की वजह से जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम किया। 3 सालों तक 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों तक बेटा, और उसके बाद जर्मनी यूनाइट हुआ। और उसका एम्पर किसे चुना गया बेटा, प्रूशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्पर यानी कि राजा चुना गया, जिसकी मीटिंग वर्सेल्स में हुई थी। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, यानी कि ठंड वाली सुबह, है ना, कोल्ड मॉर्निंग क्या होता है बेटा, ठंड वाली सुबह, 18 जनवरी 1871 को बेटा, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जिसमें जर्मन स्टेट के सभी राजा आए थे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे बेटा, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स भी आए थे बेटा, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर यानी कि ओटो वन बिस्मार्क, जिन्हें जर्मनी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, यानी कि वर्सेल्स के महल में ये इकट्ठे हुए बेटा, जो कि फ्रांस में है, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। और जर्मनी का न्यू एम्पायर किसको घोषित किया बेटा, केसर विलियम फर्स्ट को। ये विलियम फर्स्ट वही है बेटा, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये विलियम फर्स्ट वही है जो केसर विलियम फर्स्ट है। और केसर विलियम फर्स्ट को बेटा प्रूशिया का क्या बना दिया गया बेटा, सॉरी प्रूशिया के जो थे राजा से जर्मनी का क्या बना दिया गया बेटा, नई जर्मनी एम्पायर का हेड बना दिया गया बेटा, किसको, केसर विलियम फर्स्ट को, क्योंकि अब यही क्या करेगा बेटा, जर्मनी को लीड करेगा। क्लियर बेटा, एक बार समझ लो इसको बेटा। क्लियर है बेटा,
समझ में आया बेटा आपको? तो इस तरीके से जर्मनी का क्या हुआ बेटा, यूनिफिकेशन हुआ, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा ओटो वन बिस्मार्क ने, जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। और फाइनली जर्मनी का एम्पर किसे बनाया गया बेटा, प्रूशिया के राजा को बनाया गया, जिनका नाम क्या था बेटा, केसर विलियम फर्स्ट। याद रह जाएगा बेटा। चलिए आगे समझते हैं बेटा। अब क्या समझेंगे बेटा अब हम आगे समझेंगे। अब क्या है बेटा, आगे देखते हैं। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इज जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। जिस तरीके से जर्मनी को नेशन में बनाया गया, उसने एक तरीके से डोमिनेंस का डेमो का काम किया बेटा प्रूशिया के अंदर। ठीक है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड एज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और जर्मनी में जैसे ही केसर विलियम फर्स्ट की सरकार बनी बेटा, तो उन्होंने जर्मनी के अंदर नए नए प्रोविजंस लाने वो लग गए, अच्छे अच्छे प्रोविजंस वो लाने लग गए। करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, लीगल इश्यूज को मॉडर्नाइज किया बेटा, और जुडिशियल सिस्टम को भी क्या किया बेटा, मॉडर्नाइज किया बेटा। प्रूशियंस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और प्रूशिया के अंदर मतलब प्रूशिया ने जिस तरीके से जर्मनी की मदद करी बेटा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, या पूरे हम कह सकते हैं पूरे जर्मनी के लिए बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बन के रह गए। क्लियर बेटा। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, हमने ये देख लिया बेटा कि जर्मनी का तो यूनिफिकेशन कर दिया गया, किसके जरिए बेटा, ओटो वन बिस्मार्क के जरिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा इटली का यूनिफिकेशन, कि इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से होता है, या इटली के यूनिफिकेशन में किसका मदद ली जाती है। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। वही जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, जैसे जर्मनी के अंदर एक लंबा स्ट्रगल लड़ा गया बेटा नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, वैसे ही इटली के अंदर भी लड़ा गया। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, जिस तरीके से जर्मनी के अंदर अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन के लोग रह रहे थे, वैसे ही इटली के अंदर भी अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन के लोग रह रहे थे। और वो उनके ऊपर रूल कौन कर रहा था बेटा, हैब्सबर्ग एम्पायर उनके ऊपर रूल कर रहा था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। क्या बात कर रहे हैं बेटा, 19th सेंचुरी के मिडल में इटली जो है बेटा 7 राज्यों में डिवाइड किया जा चुका था, यानी कि 7 स्टेट्स में से डिवाइड किया गया था। ऑफ विच ओनली वन, सिर्फ एक, सरदानिया पियोडमेंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था जिसका नाम है सरदानिया पियोडमेंट। वहां पे इटली के प्रिंसली हाउस राजा रूल कर रहे थे, यानी कि इटली के जो लोकल रूलर थे या राजा थे वो उस पर रूल कर रहे थे। बाकी सब पे किसी ना किसी का रूल था। नॉर्थ पे किसका रूल था बेटा, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था बेटा। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पॉप, सेंट्रल जो इटली था उस पे पॉप रूल कर रहे थे बेटा। और जो सर्दर्न रीजन्स थे बेटा वो किसके डोमिनेंस में था बेटा, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ये वही बर्बन डायनेस्टी आ गई है, लेकिन ये फ्रांस वाली नहीं है, ये स्पेन वाली है। ठीक है, तो स्पेन में बर्बन्स पे रूल कर रहे थे। मतलब 7 स्टेट्स में जो ये बटा हुआ था उसमें सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जहां पे इटली का लोकल रूलर था। बाकी सब पे, नॉर्थ वाले पे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, सेंट्रल इटली पे पॉप रूल कर रहे थे, और सर्दर्न इटली पे कौन रूल कर रहे थे बेटा, बर्बन के राजा रूल कर रहे थे स्पेन के। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations। अब इटली है तो इटली के अंदर इटालियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए, लेकिन इटली के अंदर इटालियन लैंग्वेज नहीं बोली जा रही थी बेटा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस क्या हो रही थी बेटा, बोली जा रही थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ड्यूरिंग द 1830s, अब 1830 पे समझते हैं बेटा, गिसिपी मजीनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। याद आया बेटा गिसिपी मजीनी, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। तो गिसिपी मजीनी ने जिम्मेदारी उठाई बेटा इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए और इटली को आजाद कराने के लिए, इटली को एक नेशन स्टेट में बनाने के लिए। He had also formed a secret society called Young Italy। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन उन्होंने किया था फॉर द डिसमेंटेशन ऑफ हिज गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। और जाहिर सी बात है अब इसकी यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी गिसेपी मजीनी ने ली थी। और जब 1831 और 1848 में जो रिवोल्यूशंस उठे थे बेटा नेशनलिज्म को या नेशनल स्टेट को बनाने के लिए, वो फेल हो चुके थे। तो अब वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी बेटा, सरदानिया पियोडमेंट के रूलर जिसका नाम था किंग विक्टर इमानुएल सेकंड। ठीक है, इनके रूलर का नाम क्या था बेटा, सरदानिया पियोडमेंट के रूलर का नाम था किंग विक्टर इमानुएल सेकंड। इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वो वॉर्स के जरिए इटली को क्या करे बेटा, यूनिफाइड करे। क्लियर। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them to the possibility of economic development and political dominance। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंट्री या कोई नेशन अगर बढ़ता है तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी देखने को मिलेगा। सो चीफ मिनिस्टर कैवियोर, ये नाम याद रखना है बेटा। जैसे कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैसे ही इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेंगे बेटा, कैवियोर करेंगे। चीफ मिनिस्टर कैवियोर
who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democratic। अब इन्होंने जिम्मा उठाया इटली को यूनिफिकेशन करने का, ना ही ये क्रांतिकारी थे बेटा और ना ही ये लोकतांत्रिक पर्सन थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। जैसे कि ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे बेटा, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अच्छे से बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। और फ्रांस की मदद के साथ बेटा कैवियोर ने क्या किया बेटा, टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ फ्रांस के साथ जुड़ के बेटा फ्रांस ने कैवियोर ने क्या किया बेटा, सरदानिया पिएडमोंट को जिता दिया बेटा, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसिपी गरिबाल्डी जॉइन द फ्रे। और लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने बेटा गिसिपी गरिबाल्डी के नेतृत्व में, या हम कह सकते हैं गिसिपी गरिबाल्डी के लीडिंग में इस युद्ध के अंदर, या हम कह सकते हैं इटली के यूनिफिकेशन में बढ़ चढ़ के क्या किया था बेटा, पार्टिसिपेट किया था। गिसिपी मजीनी अलग है, गिसिपी गरिबाल्डी क्या है बेटा, अलग है। In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। और 1860 में ये साउथ इटली में जाते हैं और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जाते हैं और वहां पे भी ये जीत जाते हैं और वहां पे इनको लोकल पीजेंट का सपोर्ट मिलता है ताकि ये स्पेनिश रूलर्स के खिलाफ भी जा सके। इन 1861 विक्टर इमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और ये विक्टर इमानुएल सेकंड कौन थे बेटा, ये सरदानिया पिएडमोंट के ही राजा थे, जिन्हें बाद में यूनाइटेड इटली का क्या बना दिया गया बेटा, राजा बना दिया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remain blissfully unaware of liberal nationalist ideology। और इटली की काफी सारी पॉपुलेशन जो कि अभी इलिटरेट थी, उनके दिमाग में नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, उनके दिमाग में कोई लिबरलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वो इस तरीके आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से क्या थे बेटा, वंचित थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गरिबाल्डी इन साउदर्न इटली, जो किसानों का समूह जिन्होंने गिसिपी गरिबाल्डी का सपोर्ट किया था बेटा साउथ इटली में, हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने इटालिया शब्द के बारे में भी नहीं सुना, एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज विक्टर इमानुएल्स वाइफ। और उनको लगता था कि ये जो ला तालिया वर्ड है ये किंग विक्टर इमानुएल सेकंड की क्या है बेटा, वाइफ है, यानी कि उनको इटालियन लैंग्वेज की भी समझ नहीं थी। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, इटालियन यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं हमें जानने के लिए। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे बेटा ब्रिटेन का, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन किस तरीके से ब्रिटेन बना वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन आखिर किस तरीके से ब्रिटेन बना। क्लियर बेटा, चलिए समझते हैं कि ब्रिटेन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, मॉडल है, या जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है बेटा, ग्रेट ब्रिटेन से आया है। देखते हैं बेटा ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल ऑफ रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में जब यूनिफिकेशन हुआ या ब्रिटेन के अंदर जब नेशन स्टेट बना, तो ब्रिटेन के अंदर नेशन स्टेट ऐसे नहीं है बेटा कि कुछ रिवॉल्यूशन से बना। ठीक है, इसमें एक लंबा प्रोसेस लगा था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। एक लंबे प्रोसेस के बाद बेटा ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सफर नहीं कर रहा था। देखिए बेटा, द प्राइमरीली आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश। जैसा कि जर्मनी और इटली में हमने देखा बेटा कि जर्मनी और इटली के अंदर भी अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते थे। जर्मनी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, इटली भी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, वैसे भी ब्रिटेन एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। वहां पे अलग अलग तरीके के अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग रह रहे थे। कुछ इंग्लिश थे, कुछ वेल्श थे, कुछ स्कॉट थे और कुछ आयरिश थे, और ये अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर था। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions, but as the English nation steadily grew in wealth, important powers, it was able to extend its influence over the other nationals of the island। जैसा कि मैंने क्या बताया बेटा, सभी लोग अपने अपने अलग अलग कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, अपने अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन वाले, कौन से वाले बेटा है ये इंग्लिश कल्चर वाले, जैसे जैसे वेल्दी होते गए बेटा, तो इनका पूरे आइलैंड पे या हम कह सकते हैं पूरे ब्रिटेन पे इनका क्या होने लगा बेटा, दबदबा होने लगा, क्योंकि पैसे के साथ क्या आती है बेटा, पावर भी आती है। तो इंग्लिश नेशन वाले जो है वो किस में आने लगे बेटा, पावर में आने लगे।
The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 and at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forced. और जैसे इंग्लिश पार्लियामेंट बनती है बेटा, जो मोनार्की से पावर 1688 में ले लेती है, वो एक प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट के साथ एंड में आती है बेटा, और नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इंग्लैंड को अपने साथ सेंटर में रख लेती है। फिर एक्ट ऑफ यूनियन आता है बेटा, ये बात ध्यान रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था बेटा? 1707 में। किस किस के बीच में हुआ था बेटा? ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिससे कि हमारा क्या बनता है बेटा? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये बात ध्यान रखना बेटा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिलते हैं बेटा, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है बेटा? जन्म होता है। दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इस इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, यानी कि इंग्लैंड का जो इंग्लिश नेशन का जो इन्फ्लुएंस था वो अब किसके ऊपर स्टैब्लिश हो चुका था बेटा? स्कॉटलैंड के ऊपर स्टैब्लिश हो चुका था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो अपने इंग्लिश मेंबर्स को क्या कर रही थी बेटा? डोमिनेट कर रही थी, और स्कॉटलैंड में भी वही चल रहा था। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। जैसे जैसे इंग्लिश नेशंस यानी कि इंग्लैंड पावर में आता जा रहा था बेटा, वैसे वैसे स्कॉटलैंड के जो कल्चर थे, जो ट्रेडिशन थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो धीरे धीरे क्या होते गए बेटा? सप्रेस होते गए, क्योंकि इंग्लिश नेशन के पास पैसा बहुत ज्यादा आया, तो वो उसको क्या करते गए बेटा? सप्रेस करते गए। कैथोलिक, the Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और जो स्कॉटलैंड के अंदर जो क्रिश्चियंस रह रहे थे, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस रहते थे बेटा, उनको काफी ज्यादा रेप्रेशन फेस करना पड़ा जब वो अपनी आजादी की डिमांड करते थे, क्योंकि इंग्लिश नेशन वाले नहीं चाहते थे कि ये अपनी आजादी की डिमांड करें। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, और स्कॉटलैंड के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे बेटा, उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज बोलने के लिए मना कर दिया गया बेटा, उन्हें अपनी नेशनल ड्रेस पहनने के लिए मना कर दिया गया बेटा। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों के घर भी छीन लिए गए, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड के अंदर अब किसका रूल हो चुका था बेटा? इंग्लैंड का रूल हो चुका था। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड के साथ भी क्या होता है बेटा? लगभग लगभग सिमिलर चीज ही होती है। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये बेटा क्रिश्चियन के ही दो डिपार्टमेंट है या दो विभाजन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही बेटा। तो आयरलैंड के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज रहती थी बेटा, एक कैथोलिक क्रिश्चियंस और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्ज कैथोलिक कंट्री, यानी कि अगर हम देखेंगे तो आयरलैंड में मेजोरिटी में कौन थे बेटा? कैथोलिक्स थे। तो इंग्लिश मैन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी, ताकि वो इन लार्ज डोमिनेंस के ऊपर यानी कैथोलिक्स के ऊपर क्या कर सकें बेटा? डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकें। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंट, और जाहिर सी बात है अगर आप किसी को सप्रेस करना चाहोगे तो बदले में क्या करेंगे बेटा? रिवोल्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन उसे दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वोल्फटोन, ये कैथोलिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड इज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1804। कैथोलिक्स ने खूब रिवोल्यूशंस करे बेटा इंग्लिशमैन को या इंग्लैंड को दबाने के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाए, और फाइनली क्या हुआ बेटा? आयरलैंड को भी बेटा क्या किया गया बेटा? यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल कर लिया गया, यानी कि पहले स्कॉटलैंड को शामिल किया गया जिससे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी, और उसके बाद आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया बेटा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। क्लियर बेटा? A new British nation was forced to the propagation of a dominant English culture। अब एक नया इंग्लिश नेशन, ब्रिटिश नेशन बन चुका था, जहां पे प्रॉपर इंग्लिश कल्चर क्या था बेटा? डोमिनेंस में था, यानी कि पावर में था। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग है ना, यूनियन जैक, आपने देखा होगा ब्रिटिश फ्लैग बेटा। द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का क्या है बेटा? नेशनल एंथम है। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्स ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, यानी कि प्रॉपर इंग्लिश कल्चर अब इंग्लैंड में आ चुका था बेटा, स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में आ चुका था, उनका खुद का ब्रिटिश फ्लैग आ चुका था जो पूरे कंट्री को ऊपर था बेटा, नेशनल एंथम आ चुका था, इसका नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, या हम कह सकते हैं पूरे की पूरी कंट्री में क्या कर दिया था बेटा? इंपोज कर दिया था कि अब स्कॉटलैंड हो चाहे आयरलैंड हो, वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी बेटा? वहां पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाएगी। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि इस तरीके से जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। अब लगभग लगभग हमारा कहानी वाला चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा। अब हम एक लास्ट टॉपिक या सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन, कि नेशन को किस तरीके से दिखाया गया है। देखिए बेटा, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी भी रूलर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा एक पोर्ट्रेट या एक स्टैचू के जरिए। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, लेकिन कैसा लगेगा जब एक नेशन को फेस दे दिया जाए? जैसे हम इंडिया में भी बोलते हैं भारत माता, तो एक भारत माता की मूर्ति भी है, एक भारत माता का चित्र भी है जो आपको इंडिया के मैप में देखने को मिलेगा, एक चेहरा दिया हुआ है बेटा, ठीक है।
आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्टों ने ये आइडिया जनरेट कर लिया था कि किस तरीके से एक नेशन को इमेज दी जा सकती है, किस तरीके से एक नेशन को फेस दिया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, मतलब इन अदर वर्ड्स में वो एक कंट्री को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करते थे कि ये देखो ये कंट्री इस पर्सन की तरह दिखती है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर्स, और फीमेल्स का इस्तेमाल किया गया बेटा, फीमेल्स फिगर्स का इस्तेमाल किया गया बेटा नेशंस को रिप्रेजेंट करने में, जैसे भारत माता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी आपने देखा होगा बेटा, और अभी आप यूरोप में भी देखोगे किस तरीके से नेशन को एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, क्योंकि फीमेल्स का भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है बेटा यूरोप के अंदर। ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, और ये जो फीमेल फिगर चुना गया है बेटा ये किसी एक पर्टिकुलर फीमेल के लिए नहीं चुना गया है कि भाई यही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, रादर इट इज सो टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन एज ए कंक्रीट फॉर्म, ये इसलिए चुना गया है ताकि आप किसी नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दे सको कि देखो ये नेशन इस फीमेल फिगर को या फीमेल फिगर इस नेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से फीमेल फिगर जो है वो क्या बन जाता है बेटा, नेशन का एलिगोरी बन जाता है। एलिगोरी का मतलब होता है बेटा एक नेशन का ट्रेडमार्क बन जाता है, एक नेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, रादर इट सॉट टू गिव अप द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन एज ए कंक्रीट फॉर्म, यानी कि नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म मिलता है बेटा किसकी वजह से, फीमेल फिगर की वजह से, दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। क्लियर बेटा, आगे देखते हैं। You will record that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान देखा होगा बेटा, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन एंड ए सिटीजन के आसपास क्या थी बेटा, फीमेल्स थी बेटा, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था बेटा एक तरीके से एक नेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जिसमें हमने डिफरेंट सिंबल्स की बात करी थी, एक ब्रोकन स्वॉर्ड के बारे में बात करी थी, एक ब्रोकन चेन के बारे में बात करी थी, एक रेड कैप के बारे में बात करी थी। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। These ideas were represented through specific objects और symbols। जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग सिंबल से अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करी जाती थी। ब्रोकन चेन्स दिखाई गई थी बेटा, एक स्वॉर्ड दिखाई गई थी, एक रेड कैप दिखाई गई थी बेटा, अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे जिससे कि आप क्या कर सकते हो बेटा, एक नेशन को पढ़ सकते हो। क्लियर है बेटा, चीजें समझ में आ रही है आपको एक एक करके बारीकी से। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप, वही मैंने बताया बेटा, रेड कैप किसको करती थी बेटा, लिबर्टी को दिखाती थी। ब्रोकन चेन आजादी को दिखाती थी, और जस्टिस को बेटा ब्लाइंड फोल्डेड यानी कानून अंधा है। वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेगिंग स्केल्स, एक हाथ में तराजू रहता है और उसकी आंखों में पट्टी बंदी रहती है और वो जस्टिस का तराजू लेके खड़ी रहती है। ये कानून क्या है, अंधा है, कानून सिर्फ सबूतों का भूखा है। ठीक है, सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। अब वो चीज तो थी बेटा 18th सेंचुरी की, अब ये बात हो गई है बेटा 19th सेंचुरी की, क्योंकि 19th सेंचुरी में भी आर्टिस्ट ने बेटा फीमेल फिगर्स को ही रिप्रेजेंट इस्तेमाल किया है, या फीमेल फिगर्स के पिक्चर्स को ही इस्तेमाल किया है बेटा नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझे बेटा, ठीक है। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरीन, फ्रांस में किसका इस्तेमाल किया गया था बेटा, क्रिश्चियन मरियन का, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल नेशंस। अच्छा, मरियन नाम ही चूज क्यों किया गया बेटा, क्योंकि पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था बेटा जो कि पीपल्स के नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फ्रांस की क्या थी बेटा, फीमेल एलिगोरी थी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेट। ठीक है, फ्रांस का ट्राई कलर क्या था बेटा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसको इस तरीके से दिखाया गया, रेड कैप उन्हें पहनाई गई और द कोकेट उन्हें दिया गया बेटा। स्टैच्यूज ऑफ मरीन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। और मरियना के जो स्टैचू थे बेटा वो हर एक पब्लिक स्पेस पे लगाए गए ताकि लोग सिंबल ऑफ यूनिटी को समझ सकें, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और खुद को उससे आइडेंटिफाई कर पाए। मरियाना इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टेप्स, और इस मरियाना की इमेजेस जो है जो एक नेशन को एलिगरी की तरह रिप्रेजेंट करती है, उसे कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी क्या किया गया बेटा, पिक्चर्स को स्टेपल किया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, जैसे फ्रांस की एलिगोरी कौन थी बेटा, मरियाना, वैसे ही जर्मनी की एलिगोरी कौन थी बेटा, जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप इसका एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसने एक ओक लीव्स पहनी हुई है बेटा, एंड द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और ये जो ओक लीव्स है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, हीरोइज्म को, यानी कि हीरो को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर बेटा, ये इस तरीके से, ये जर्मेनिया है बेटा। ठीक है, देख पा रहे हैं बेटा, ये जर्मेनिया है जो कि जर्मनी को आप देख रहे हैं बेटा, ये ओक लीव्स है, ये ओक लीव्स इन्होंने पहन रखी है बेटा, और इनके एक हाथ में स्वॉर्ड है बेटा जो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। अब हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ठीक है बेटा,
चलिए बेटा, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म ये क्या होता है बेटा, देखते हैं। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but become a narrow creed with limited ends. देखिए बेटा, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं भी आगे बढ़ूं और मेरे साथ वाले भी आगे बढ़े। लेकिन जब नेशनलिज्म के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ वाले पीछे रह जाएं, तो ये इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो नेशनलिज्म के साथ साथ आप देखोगे कि यूरोप में इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आने लगा था, लोग अब दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा करने लगे थे। ठीक है, देखते हैं बेटा। During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each and other, ready to go to war. जैसे जैसे नेशन स्टेट बढ़े, लेकिन अब नेशन स्टेट बढ़ने के साथ रूलर्स को क्या लग रहा था कि अब अपने आप को अपने को टेरिटरी को भी बढ़ाना चाहिए, तो वो दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है बेटा, इंपीरियलिज्म का कहलाता है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। और इसी तरीके से रूलर्स क्या करने लगे बेटा, अपने यहाँ के जनता को भड़काने लगे कि किस तरीके से अपने इंपीरियलिस्ट नीड को पूरी करने के लिए जनता को भड़काने लगे कि किस तरीके से हम अपने नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर बेटा, देखिए, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कन्स। अभी बल्कन वाला जो रीजन था, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझने में आएगा। द बल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। अभी आप समझोगे तो बल्कन्स कौन सा रीजन है बेटा, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये रीजन्स पहले बल्कन्स कहलाते थे। और यहाँ पे जो लोग रहा करते थे बेटा, उन्हें स्लाव्स कहा जाता था। क्या कहा जाता है बेटा, स्लाव्स कहा जाता था। और जो लार्ज पार्ट था बेटा बल्कन एम्पायर का, वो किसके अंडर में आता था बेटा, ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कन्स, यानी कि जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बल्कन्स के लोगों के पास पहुंचा विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर, जब ओटोमन एम्पायर टूटा बेटा ग्रीस से अलग, तो इस रीजन में भी क्या हो गया बेटा, भूचाल आ गया। मतलब जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बल्कन एरिया में पहुंचा, तो बल्कन वाले रीजन में भी क्या आ गया था बेटा, भूचाल हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है बेटा, देखते हैं। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with little success. Ottoman Empire ने पूरी कोशिश करी कि वो बल्कन रीजन पे अपनी छाप को बनाए रखे। बल्कन रीजन उसके हाथ से नहीं जा पाए, लेकिन उसका जितना भी वो चीजें कर रहा था, जितने भी वो रिफॉर्म्स कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वन बाय वन इस यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और धीरे धीरे बल्कन्स के अंदर जितने भी रीजन्स आ रहे थे, वो सब ऑटोमन एम्पायर से अलग होते जा रहे थे और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन में कन्वर्ट करते जा रहे थे। द बल्कन्स पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वन बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। और बल्कन्स ने क्या है बेटा कि हम क्या क्लेम किया कि हमें आजाद रहने दो, हम इंडिपेंडेंट है और हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स रहने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास फॉरेन पावर्स ने क्या कर दिया है, हमें जकड़ लिया है। Hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggles as attempt to bring their lost independence। तो बल्कन्स में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने इतनी लंबे समय से जो उनकी आजादी छीन गई थी ऑटोमन एम्पायर के जरिए, वो उन्होंने वापस से क्या करी बेटा, रिस्टोर करी। लेकिन as the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। अब बल्कन एरियाज के अंदर बहुत सारे रीजन्स आते थे, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, है ना, ये सारे के सारे आते थे। तो सभी यूरोपियन पावर्स की नजर इनके ऊपर क्या होने लगे बेटा, होने लगे कि ये बल्कन्स हमारे अंडर में होने चाहिए, ये बल्कन्स हमारे अंडर में होने चाहिए। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। अब ये आपस में एक दूसरे से जलने लग गए और क्या चाहते थे कि सबकी टेरिटरी बढ़ जाए, हम अपनी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में भी क्या कर ले बेटा, कब्जा कर ले। मतलब इनके लालच आने लग गया था बेटा। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might। और ये जो मसला है बल्कन्स वाला, ये बेटा धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता ही गया। These rivalries were evident in the way the Balkan problem unfolded। Each power जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वो सारे के सारे क्या करना चाहते थे, बल्कन एरिया पे बेटा अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते थे बेटा, और उस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। सभी, रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रो हंगरी हो, चाहे इटली हो, सब हो, ये सब के सब क्या करना चाह रहे थे बेटा, बल्कन एरिया पे अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, और ताकि इस एरिया पे कंट्रोल किया जा सके। और इस वजह से क्या हुआ बेटा, एक सीरीज ऑफ वॉर छिड़ जाती है बेटा, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप आगे के चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए बेटा कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है, तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म को ऐसे समझो बेटा कि नेशनलिज्म एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन आप बगल वालों से नफरत नहीं करते हो। ठीक है, मतलब हम भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े तो ठीक है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े, बगल वाला हमारे से आगे नहीं बढ़ जाए,
वो वाली आइडियोलॉजी जो होती है वो इंपेरियलिज्म की आइडियोलॉजी होती है, जो कि घातक आइडियोलॉजी होती है। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आप भी आगे बढ़ेंगे और आप सबको आगे बढ़ाएंगे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसे हमने इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करी है। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बेटा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, या पॉलिटी का भी हम पढ़ सकते हैं, पावर शेयरिंग वगैरह जो भी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।